अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स। उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है सेटलर एवोल्यूशन। सेटलर एवोल्यूशन आपके पास बेसिकली क्या है? इट्स अ स्टोरी हाउ स्टार मेक एंड डेथ। एक तारे किस तरह से स्टार्स बनते हैं, स्टार्स की पूरी कहानी है कि स्टार का जो लाइफ स्पैन है उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक तमाम प्रोसेस का हम जिक्र करेंगे, बर्थ टू डेथ। अब स्टार क्या होता है ज़रा देखिएगा। स्टार बेसिकली ये अगर मैं कहता हूँ ये एक स्टार है, तो स्टार बेसिकली अ मैसिव बॉल ऑफ गैस। एक गैस का मैसिव बॉल होता है दैट क्रिएट इट्स ओन एनर्जी, यानी कि इस एक गैसेस का एक गोला होता है जिसकी बेसिकली आप समझ लें अपनी एनर्जी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। तो ये बेसिकली स्टार क्या है? जो खुद की एनर्जी क्रिएट करे। तो ये भी दो आपके पास स्टार है। इस आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ने लगे हैं कि स्टार क्रिएट कैसे होता है, उसके डिफरेंट लाइफ के प्रोसेस क्या हैं और उसने ख़त्म कब होना है। ओबियसली इस नेचर का ये दस्तूर है, कोई भी चीज़ अगर उसका जो है वो बर्थ होती है, कोई भी चीज़ बनती है तो उसने एक ना एक दिन ख़त्म होना है, बर्थ होना है और एक ना एक दिन उसका एंड होना ही होना है। तो ये लाइफ साइकिल का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले एक गैसेस का एक गोला इकट्ठा होता है। उसके बाद अगर वो लाइट स्टार है तो उसके बाद ये एवरेज स्टार बन जाता है। एवरेज स्टार में ये बिलियन ऑफ ईयर में ऐसी शक्ल में रहता है। उसके बाद फिर ये एक रेड जॉइंट बन जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जिस जो प्रोसेस इसके अंदर चल रहा था, जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फिर एक दफ़ा ये फैलेगा रेड। यहाँ पे याद रखिएगा ये येलो था, तो येलो की एनर्जी ज़्यादा होती है और इसमें ये आपके पास क्या हो गया? रेड, और रेड की एनर्जी येलो से कम होती है। तो उसके बाद इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और कम होने के बाद इसकी आउटर सरफेस लेयर स्पेस में बिखर जाएगी। उसके बाद ये रेड जो है वो वाइट ड्राफ्ट बन के वहाँ पे फ़ज़ा में स्ट्रेट रहेगा। और अगर उनका मैसेज ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये एक मैसिव स्टार बनेगा, फिर उसके बाद सुपर रेड जॉइंट बनेगा, फिर उसके बाद एक सुपरनोवा बनेगा। ये हैवी मैसेज के लिए जिसमें हमारा सन नहीं आता। ये गैलेक्सीज के कोई और स्टार्स होंगे जिसमें हमारे सन का कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा प्लैनेट होता है जो बहुत ज़्यादा हैवी और डेंस होता है। उसकी डेंसिटी या उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ताकतवर होता है कि वो इवन लाइट को भी बाहर नहीं आने देता। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं कि किस तरह से लाइफ का जो है वो साइकिल चलता है, लाइफ ऑफ स्टार किस तरह से चलती है। तो हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम देखेंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन है आपके पास, सेटलर एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन है कि स्टार्स की जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह से आपके पास बनते हैं। यानी कि ये बेसिकली स्टार आपके पास है लाइफ टू डेथ, ये सारी कहानी है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दी बुक। बहुत सारा यानी कि इसके अंदर मटेरियल हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये जो लेक्चर बनाया है ये स्पेसिफिक आपके टेक्स्ट बुक को फॉलो किया। जो टेक्स्ट बुक में मटेरियल लिखा है उसी के मुताबिक ये सारे मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं और ये नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपके शेयर कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपने सबसे पहले कमेंट में लिखना है नोट्स। आप जब कमेंट में नोट्स लिखेंगे तो फौरी मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो नोट्स हासिल करने के लिए पीडीएफ की फॉर्म में आप कमेंट में नोट्स लिखिएगा। लो बस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। सेटलर एवोल्यूशन इज़ द स्टडी ऑफ स्टार
change over time applying the kinetic theory of gases to the astrophysical system के ऊपर बेसिकली हम ये चैप्टर जो है ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली हमारा KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये चैप्टर है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं और उन्हीं रैंडम मूव का आइडिया हमने एस्ट्रोफिज़िक्स के ऊपर इस्तेमाल करके हमने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसको भी स्टडी करने के लिए कोशिश की है या उसको अप्लाई किया है। सबसे पहले देखिएगा आपने यहाँ पे देखना है कि जो सेटलर लाइफ टाइम है यानी कि जो स्टार्स की लाइफ टाइम का क्या सीन होता है। कहते हैं अ स्टार लाइफ कैन रेंज फ्रॉम फ्यू मिलियन ईयर टू ट्रिलियन ऑफ ईयर, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो फ्यू मिलियन ईयर से लेकर ट्रिलियन ऑफ ईयर पे हो सकती है। उसके बाद है अब इसकी जो लाइफ स्पैन है वो किस पे, वो टोटली मैस पे डिपेंड करती है। किसी भी स्टार की लाइफ जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, मैस पे। जो ज़्यादा मैसिव स्टार्स होते हैं उनका जो है उनका जो लाइफ स्पैन कम होता है, और जो जिन स्टार्स का जो मैस है वो कम होता है, इवन आपके पास जो शॉर्टर होते हैं उनका जो करंट एज ऑफ यूनिवर्स भी इसी के अंदर है। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि आपके पास वो तमाम स्टार जिनका जो मैस है वो स्मॉल है, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लाइफ उनकी शॉर्ट होती है, यानी कि लाइफ टोटली मैस पे डिपेंड करती है। और ऐसे स्टार्स जिनका जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा, उनकी जो लाइफ है वो आपके पास ये जो जिनका मैस ज़्यादा होगा उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है। और जो ऐसे जो समझ लें कि जिनकी जो मैस है वो कम होता है उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। यानी कि ये वाले जो स्मॉल मैस वाले हैं ये लॉन्ग लाइफ जिएंगे, और शॉर्ट लाइफ वाले जो हैं वो जिनका मैस ज़्यादा है उनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, टोटली मैस पे डिपेंड करती है। तो ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो सिंपली हमने ये कहना है कि जो मैस कम वाले हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक वो सर्वाइव करते हैं, और जिनका मैस ज़्यादा है वो कम लाइफ होती है, और जिनका मैस, सिंपल सी बात है, आपके पास मैस कम लाइफ ज़्यादा, और जिनका मैस ज़्यादा, मैस उनका ज़्यादा और उनकी लाइफ स्पैन की एक्सपेक्टेंसी कम होएगी। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, स्टार बनता कैसे है। कहता है कि बादलों का एक बहुत बड़ा गोला होता है जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला कलेक्शन ऑफ क्लाउड्स को कहते हैं या मॉलिक्यूलर क्लाउड। ऑल स्टार्स बिगिन अ मैसिव क्लाउड्स एज अ मैसिव क्लाउड्स ऑफ गैस, यानी कि ऐसे समझें कि बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे गैसेस हैं जो इस तरह से ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होंगे और इस तरह से एक गैसेस का एक गोला सा बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या है कि जब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक क्लाउड बना लेते हैं उसको प्रोटोस्टार कहते हैं। एज अ क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब देखो बहुत सारे पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, इसको समझिएगा। ये ज़रा गौर से देखें कि बहुत सारे पार्टिकल यहाँ से इकट्ठे होंगे, गैस पार्टिकल, और वो एक क्लाउड की शक्ल बना लेते हैं। जब वो क्लाउड की शक्ल बना लेते हैं तो इसी क्लाउड को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। ये क्या है, प्रोटोस्टार कहते हैं। और इसी तरह देखो बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठे होकर प्रोटोस्टार बना लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसकी कहानी को समझिएगा। कहते हैं कि जैसे ही दे राइज द डेंसिटी लीड टू एन इंक्रीज द रूट मीन स्क्वायर। जैसे ही आप समझ लें कि जो पार्टिकल बहुत दूर दूर से ग्रेविटी के पुल की वजह से इकट्ठे होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है तो स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो बेसिकली उनकी क्या बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स दीज क्लाउड फॉर्म, यानी कि सालों मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, तो तब ये इस शक्ल का ये क्या बनता है, प्रोटोस्टार बनता है। ये आपके पास जो बना हुआ है ये प्रोटोस्टार ही है।
A protostar eventually achieve a stage of equilibrium where internal continue increasing along the side, यानी कि उसके अंदर फिर होता यूँ है, इसकी सिंपल मैं कहानी ये बता दूँ कि इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल स्पेस में बिखरे हुए, बर्थ की बात बता रहा हूँ किस तरह से बनते हैं, और इनको सभी को ग्रेविटी खींचती है। कौन सी फोर्स खींचती है? ग्रेविटी इनको खींचती है। और जब बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रेविटी इनको बहुत तेज़ करती है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि स्पीड बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर, तो इसके अंदर एक गोला सा बन जाता है। इसी गोले को हम बेसिकली प्रोटोस्टार और निबोला एक ही बात है, वो भी दोनों इनिशियल स्टेजेस हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है, और जब बहुत सारे पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। और जब बच्चे गैसेस क्लाउड का अंदर से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होना, अगला प्रोसेस क्या हो जाता है, तो फिर अगर ये टेम्परेचर बढ़ता जाए और एक वक्त आएगा ग्रेविटी इनको खींच के कोलैप्स कर सकती है। फिर अगला प्रोसेस आ जाता है हमारा मेन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, यही उसकी लाइफ का बायस बनता है। यानी कि जब यूँ समझें बहुत सारी गैसेस इकट्ठी होगी, बहुत सारी गैसेस इकट्ठे होने से आपके पास एक गैसेस का क्लाउड बन गया, और इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मालिक्यूल बिल्कुल करीब करीब हो जाते हैं, तो देन हाइड्रोजन फ्यूज़ हो जाता है, और हाइड्रोजन के फ्यूज़ होने से फिर इसके अंदर से एक ताकतवर आउटवर्ड प्रेशर निकलता है। ग्रेविटी तो पहले ही इनवर्ड है, और फिर एक आउटवर्ड भी इसके अंदर से प्रेशर निकलता है जो इसको स्टेबल करने का बायस बनता है। जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट हुआ, वंस अ कोर टेम्परेचर इज ए हाई फ्यूजन, जैसे ही इसके अंदर, और कोर टेम्परेचर हाई कैसे होता है ये ज़रा देखो, जब जैसे बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ने की वजह से इन सबका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट आता है जब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने की वजह से आप समझ लें कि इसके अंदर एक फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि हाई एनर्जी से आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि दिस एनर्जी पावर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लाइफ टाइम जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। यूँ समझ लें कि आपके पास पहले जो था वो पहले कौन सी सिर्फ एक ही फोर्सेस थी, और वो कौन सी थी? ग्रेविटी तमाम मॉलिक्यूल्स को इनसाइड के ऊपर खींच रही थी, और एक वक्त आ रहेगा ग्रेविटी अगर आती गई, ग्रेविटी इसके अंदर कुछ और फोर्स जनरेट नहीं तो ग्रेविटी इसको कोलैप्स भी कर सकती है, लेकिन एक लिमिट तक ग्रेविटी इसको क्या कर सकती है? कोलैप्स कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये एक लिमिट के करीब करीब पार्टिकल आते हैं तो फिर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लाइट मॉलिक्यूल्स मिलके हैवी मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या बन जाता है? हीलियम प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी इस गोले गैसेस के इस क्लाउड के अंदर एक क्या करती है? आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करती है। क्या करती है? आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करती है, और यही प्रेशर जो है इस स्टार की जो शेप है उसको मेंटेन करने में, स्टार की जो शेप है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इनवर्ड ग्रेविटी है और आउटवर्ड कौन सा है? प्रेशर है। तो जब दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगी तो ये स्टार की शेप मेंटेन रहेगी, अदरवाइज नहीं है। तो यही फुल कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी उनको क्या करती है, फिर से देखो, ग्रेविटी उनको अंदर की तरफ पुल करती हैं, और जब कब तक पुल करती रहती हैं? जब पार्टिकल बहुत करीब करीब नहीं आ जाते। जैसे ही पार्टिकल करीब आते हैं हाइड्रोजन फ्यूजन हो जाता है, इतना टेम्परेचर मिल जाता है, क्योंकि पार्टिकल के करीब आने से बेसिकली पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूज़ कर जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन फ्यूज़ करेगा
तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी जनरेट हो जाएगी और वो एनर्जी आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगी, आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करके इस स्टार को स्टेबल रखेगी। बस कुल मिला के इतनी सी बात है। आगे इसके ये तीन शेप्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि यही वो मेन स्टेज है जिसमें जो स्टार है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यही मेन आपके पास स्टेज है हाइड्रोजन स्टार की, जहाँ पे वो बिलियन ऑफ ईयर जिंदा है। हमारा सूरज अभी इसी स्टेज में है, और इसी यानी कि वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे इसका आउटवर्ड प्रेशर जो फ्यूजन रिएक्शन का और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, और ये इसकी मेन स्टेज लाइफ है। कौन सी? मेन स्टेज फेज है। और इस फेज में कितना रहेगा? 10 बिलियन ईयर रहेगा। अभी हमारी ज़मीन को बने हुए तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बिलियन ईयर हुए हैं हमारी ज़मीन को बने हुए। तो सूरज ने इस फेज़ में कितनी देर रहना है? 10 बिलियन। यानी कि यूँ समझ लें कि सूरज की जो पीछे 5 है वो 5 बिलियन ईयर लाइफ अभी तक बाकी है, यानी कि उसके बाद सूरज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन का फ्यूजन चल रहा है, एक वक्त आएगा कि हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन ख़त्म हुआ तो ये जो आउटवर्ड प्रेशर है ख़त्म हो जाएगा, तो ग्रेविटी इन पार्टिकल को कंबाइन करके कोलैप्स कर देगी। तो इस तरह से हमारे यूँ समझते हैं कि इसके बाद सूरज ने ख़त्म हो जाना है। कितने साल बाद? 5.4 बिलियन ईयर के बाद अब सूरज ख़त्म है। सूरज की जो टोटल इस स्टेज में रहने की लाइफ कितनी है? 10 बिलियन ईयर, और ज़मीन को बने हुए कितने हो गए? 4.6 बिलियन ईयर, यानी कि तो थोड़ी सी लाइफ रह गई है। उसके बाद 5.4 बिलियन ईयर के बाद ये सूरज जो है वो इस स्टेज से निकल जाएगा और वो आगे एक और शेप में चला जाएगा। और ये उसके बाद ये एक इक्वेशन है जो इस बात की गारंटी करती है कि हमेशा इस कंडीशन के मुताबिक हमेशा जो आउटवर्ड प्रेशर है वो बराबर होगा किसके? ग्रेविटी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा होगा कि इस कंडीशन के मुताबिक कि आपका जो आउटवर्ड प्रेशर है वो मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने लिखा कि आउटवर्ड प्रेशर जो है, यानी कि जो आउटवर्ड प्रेशर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, इनवर्ड ग्रेविटी की वजह से, ये आपकी टेक्स्ट का बुक का पेज है, ये इक्वेशन इंश्योर करती है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बेसिकली प्रेशर है, जी एम एम टी ये ओवर आर स्क्वायर मैस है, डेंसिटी है, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब यहाँ पे MCQ बन सकता है कि वो कौन सा, कि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इंडिकेट दैट द आउटवर्ड प्रेशर डिक्रीजेज वाइल ग्रेविटी पुल इनवर्ड, यानी कि जैसे ग्रेविटी इनवर्ड पुल करती है तो आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है और इनबैलेंस हो जाता है। इनबैलेंस में दो कंडीशंस हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर हो जाएंगी प्रेशर से, और अगर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेशर से डिक्रीज ज़्यादा बन जाएंगी तो ग्रेविटी इस स्टार को अंदर खींच के क्या कर देगी? कोलैप्स कर देगी। क्या कर देगी? कोलैप्स। और अगर हमारी जो आउटवर्ड प्रेशर्स हैं वो अगर बढ़ गया, क्या बढ़ गया? आउटवर्ड प्रेशर वो आपका इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि हमारा स्टार जो है वो फैल जाएगा, वो भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये कंडीशंस हैं, ये आपके पास प्रेशर की वो कंडीशन है जिसके मुताबिक हमारा जो सूरज है वो इसी स्टेज के अंदर है। और कितने साल रहेगा हमारा स्टेबल जो स्टार है? हमारा स्टेबल स्टार जो है वो कितने साल रहेगा बताओ? ये आपके लिए वो 10 बिलियन ईयर रहेगा, 10 बिलियन ईयर रहेगा। जबकि ज़मीन को बने हुए कितने साल हो गए हैं? 4.6 बिलियन ईयर, कुछ 5 भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है बाकी 5.4 बिलियन ईयर हमारे सूरज की लाइफ रहेगी, उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। उसके बाद यहाँ तक तो सेम है कि ये कब तक, यानी कि हमारा सूरज यूँ समझ लें कि इस बैलेंस कंडीशन में इस इक्वेशन के मुताबिक फर्दर टोटल कितने साल रहने वाला है? 10 बिलियन ईयर। और आफ्टर दैट क्या होगा? जब 10 बिलियन ईयर गुजर जाएंगे तो फिर कहानी किस तरफ जाएगी? लेटर स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन, यानी कि जो बाद की स्टेज है जब वो प्रेशर अपना, यानी कि जब वो अपनी स्टेबिलिटी क्या करेगा? ऐसे जब उसने अपनी स्टेबिलिटी क्या कर दी?
खो दी तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ऑब्वियसली उसके बाद इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कहता है यहाँ पे क्या लिखा ज़रा पढ़िए कि कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा देगा और काजिंग दिस स्टार टू एक्सपेंड, और ऐसा ऐसा जो है ये आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एक्सपेंड होना शुरू होगा और एक वक्त आएगा इसके अंदर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजन चल रहा था उसका जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास तमाम स्टार्स की लाइफ सेम है। और इसको बोलते हैं, ये जो बड़ा शेप है इसको बोलते हैं रेड जॉइंट, यानी कि बहुत बड़ा शेप उसमें फैलना शुरू हो जाता है। और ये किसके बाद होता है, जब आपकी बैलेंस कंडीशन ख़राब होती है, यानी कि आपका आउट प्रेशर बढ़ जाता है किसके साथ, ग्रेविटी के साथ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इनवर्ट का जो फ्यूल है वो डिप्लीट होने लगता है तो फिर इसका जो इनवर्ट प्रेशर है वो ख़त्म होने चला जाता है, लेकिन जो आउटर सरफेस है वो फैलती है और इनर सरफेस के ऊपर पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ऐसा ऐसा ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक तो सारे स्टार्स की लाइफ स्टाइल सेम है। उसके बाद स्टार ख़त्म कैसे होते हैं ये उनके डिपेंड करता है उनके मैसेज के ऊपर। अब ज़रा देखना कि हैवी स्टार का जो ख़त्म होने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। लाइफ जो हल्के स्टार्स हैं जिसमें हमारा सन भी आता है उनके ख़त्म होने का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। कहते हैं स्टार्स विद एट लीस्ट हाफ मैस ऑफ द सन, यानी कि ऐसे स्टार जिनका मैस सूर्य से आधा है और उसमें आपके पास इनिशिएट हीलियम फ्यूजन एंड देयर फ्रॉम देयर कोर एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन ऑक्सीजन। More massive star fusion progressive through the heavier element or producing the complex up to iron। इसमें बात ये की गई है कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट होते हैं, इस तरह से आपके पास देखिएगा जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और पार्टिकल फिर हाई स्पीड से मूव करते हैं और जब इनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन है वो चलता रहता है। वो कैसे, अभी ये मैं ना आपको एक ग्राफ बताता हूँ। इस ग्राफ के मुताबिक ना ये कहानी ये है कि ये बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का ग्राफ है। सबसे पहले हाइड्रोजन मिलेगा तो हीलियम बनेगा, हीलियम के बाद कार्बन ऑक्सीजन। तो इसने कहा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है हैवी एलिमेंट के अंदर, फ्यूजन रिएक्शन आप समझ लें, अब फ्यूजन रिएक्शन इन हैवी एलिमेंट लाइट में, तो उसमें बच्चे क्या होता है कि हाइड्रोजन से क्या बनता है, हीलियम से कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। ये कहानी चलती रहती है और ये आयरन तक, क्योंकि आयरन के बाद आगे एनर्जी नहीं निकलती बल्कि आयरन से आगे एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ किसके अंदर होता है, आप याद रखें ये वाला प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हैवी मैसेस स्टार्स के अंदर होता है जिनका मैस सूरज से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा सूरज है, जो लाइट न्यूक्लियस है, उसमें सिर्फ ये पहले वाला ही रिएक्शन होता है, उसके बाद ये वाला बंद हो जाता है। अब आगे कहते हैं इन स्टार्स की मौत कैसे होती है, इसको ज़रा देखना। इन स्टार की मौत का ज़िम्मेदार कौन है और इनकी मौत कैसे ये मरेंगे, ये डिपेंड करता है इसके मैस के ऊपर। हल्के मैस वाले और तरीके से मरेंगे और भारी मैसेज वाले और तरीके से मरेंगे। कहता है वन स्टार कम्प्लीटली एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि कोई भी स्टार है, फॉर एग्जांपल लाइट स्टार है, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, फ्यूज कर रहा होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो ख़त्म नहीं होते, उनके दरमियान तो रिएक्शन, अभी मैंने बोला हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, हीलियम स्टार्ट हो जाएगा, हीलियम स्टार्ट ख़त्म होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, और ऐसा करता पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन साल ये चलता रहेगा। उसके बाद कहता है यहाँ पे देखिएगा
एक ग्रेविटी फाइनल फेट क्या हो जाएगी, डिटर्मिनिस्टिकली इस मैस के उसके मैस के हिसाब से जो है वो मरेगा। लो और इंटरमीडिएट स्टार्स कहते हैं द कोर कॉन्ट्रैक्ट्स हाईली डेंस वाइड ड्रॉप, यानी कि जो आपके पास लो होते हैं, जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली क्या होता है, इसमें ज़रा देखना कि जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो आउटवर्ड प्रेशर है ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ ग्रेविटी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा क्या कर देगी, डेंस कर देगी और बहुत करीब करीब आ जाएंगे। तो ये वाला पार्टिकल बन जाएगा वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिर आपके पास ये बनेगा प्लेंट, अच्छा वाइट ड्वार्फ भी बन जाता है। ये देखें, ये वाइट ड्वार्फ बन जाता है। वाइल जो आउटर लेयर है इसकी वो ऐसा ऐसा जो है वो प्लेनेटरी नेबुला, यानी कि वो सारी की स्पेस में उड़ जाएगी, यानी कि जो इसका कोर है उसके पार्टिकल क्या आ जाएंगे, करीब करीब और मज़ीद करीब होकर डेंस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा, और इसकी जो आउटर एज है वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिसको हम प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं। सिंपल कुल मिला के बात ये है कि जो हल्के मैसेज वाले पार्टिकल हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन के बाद रिएक्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर उसका सिकुड़ जाएगा और जो आउटर लेयर है वो फैल जाएगी, और उसके बाद ये फिर रेड स्टार बन जाएगा। अब इसको रीड कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है कि जो हाई मैसेज का मरना कैसे होता है, इन्होंने कैसे मरना है, ऐसे स्टार जिनका मैस जो है वो 10 टाइम्स सूर्य से 10 गुना ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ये होता है कि पार्टिकल इतनी तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, इतनी तेज़ी के साथ ज्वाइन करते हैं, अब ये फ्यूजन तो कर नहीं पाते क्योंकि फ्यूजन तो वहाँ आयरन तक चला गया, बंद हो गया। उसके बाद ये वाले इतना हैवी पार्टिकल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। ब्लैक होल भी एक ऐसा प्लेनेट बनता है जिसकी वजह से इसकी इतनी ग्रेविटी बनती है कि कोई भी इवन लाइट भी इसे एस्केप नहीं कर सकती, तो इस तरह से ये ब्लैक होल बन जाता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन स्टार और पल्सार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि जो, यानी कि यूँ समझ लें कि जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनमें रिएक्शन चला, हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि पूरा CNO साइकिल चला। उसके बाद एक वक्त तो आएगा जब इसका भी फ्यूल क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो फिर ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार कहता है कि सबसे आपके पास सेकंड हाईएस्ट हावी ऑब्जेक्ट है ब्लैक होल, और इसके द मैटर इनसाइड बिहेव लाइक अ डीजेनरेट गैस, यानी कि जो भी बचे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ऑब्जेक्ट है वो इतने क्लोज्ड पैक्ड हैं कि फर्दर एक इंच भी गुंजाइश नहीं है, 1 मिलीमीटर या एक बहुत ही नैनो स्केल के ऊपर। और डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में सेम स्टेट में एक वक्त में नहीं आ सकते। बेसिकली इसका ये भी मतलब है कि जैसे एक कुर्सी है तो एक कुर्सी में एक वक्त में एक ही बंदा बैठ सकता है, 2 नहीं बैठ सकते। डीजेनरेट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इतनी अगर ये है कौन सा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इतनी करीब करीब है कि फर्दर किसी भी पार्टिकल की यहाँ पे रहने की गुंजाइश नहीं है, तो ये इनका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी मटेरियल जितना ज़्यादा डेंस होगा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये नासा के इंफॉर्मेशन के बाद बहुत सारे जो है उसने मिल्की वे में न्यूट्रॉन स्टार को ऑब्जर्व किया गया, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है आपके पास पल्सवार यंग, ये कि रैपिडली मूविंग और न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, और बीम ऑफ रेडिएशन, द रेडिएशन इज ए क्रिएटेड ग्रेजुअली इंटेंसिफाइड होती है, और मैग्नेटिक, यानी कि ये तेज़ी से मूव करते हुए इस तरह से पार्टिकल होते हैं जिसको हम पल्सार कहते हैं। और ये आपके पास यूँ समझे छोटे छोटे पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी खारिज करते हैं। अब उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हमारे सन के साथ क्या होगा। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने बात की कि गैसेस का गोला इकट्ठा होता है तो वो नेबुला बनता है, उसके बाद उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, आउटवर्ड प्रेशर और इनको बैलेंस रखती हैं, ये मेन स्टेज है। मेन स्टेज के बाद फिर क्या होता है, एक वक्त आता है जब हाइड्रोजन ख़त्म, अच्छा मेन स्टेज के बाद हाइड्रोजन कम हो जाता है और ये फैलना शुरू हो जाता है, उसको हम इस फैलने को हम बोलते हैं जाइंट। जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है
तो इसको हम बोलते हैं जाइंट रेड लाइट लाता है क्योंकि लो एनर्जी की। उसके बाद इनकी मरने की बारी आ जाती है और मरेंगे दोनों डिफरेंट मैसेज के हिसाब से हमने ऊपर डिस्कस किया। अब हमारे सूरज के साथ क्या होगा कि हमारा सूरज ने अभी हमारा सूरज किस स्टेज में, मैंने अभी आपको बार बार बताया, हमारा सूरज अभी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। हमारा सूरज अभी तक सिर्फ इस कंडीशन में है कि उसमें इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर आपस में क्या है, आउटवर्ड प्रेशर आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारा सूरज इस कंडीशन में है। और हमारे सूरज इस कंडीशन में कितने साल हो गए, 4.6, और टोटल इसने कितना रहना है, 10 बिलियन ईयर इसने इस कंडीशन में रहना है। तो और हमारे सूरज में सिर्फ हाइड्रोजन टू हीलियम बनता है, हीलियम के हाइट इसके बाद रिएक्शन बंद हो जाता है। तो लाइफ साइकिल स्पैन क्या है, नेबुला है, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटोस्टार मेन सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जहाँ पे आउटवर्ड प्रेशर ग्रेविटी बराबर है और सन अपनी प्रॉपर शेप में है, और ये आपके पास रहने वाला है 10 बिलियन ईयर। उसके बाद क्या बनेगा, रेड जाइंट बनेगा। अभी तक कोई भी हमारा स्टार जो ऑब्जर्व है वो रेड जाइंट तक नहीं पहुंचा। फिर प्लानेटरी नेबुला, यानी कि इसके बाद उसने जो आउटर सरफेस है ख़त्म हो जानी है। और वाइट ड्वार्फ का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो, वो बन जाएगा, ठीक है। और करंट हमारा जो सूरज है वो मैंने बोला वो मेन सीक्वेंस के अंदर है। अब हमारा ये टोटल लाइफ साइकिल है, ये गैसेस का एक गोला बनेगा। गैसेस के गोले के बाद अगर सूरज लाइट है तो उसका वो इस प्रोसेस से चलेगा, अगर हैवी है तो इस प्रोसेस से चला। ये ऊपर मैंने इसको बता दिया। लास्ट में हमारे पास ये कुछ यूनिट हैं, यूनिट हैं पार्सेक। अब अभी ये ओबियसली पार्सेक आपने एक नया नाम सुना होगा, पहले हमने कभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया। पार्सेक बेसिकली यूनिट है आपके पास लेंथ का। अब सोचेंगे लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, यस। तो हमारा जो लाइट ईयर है वो भी यूनिट है किसका, लाइट ईयर, वो भी यूनिट है मीटर का और लेंथ का। अब एक पार्सेक में इतने लाइट ईयर होते हैं। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी एक साल में कवर करती है, तो इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। आई होप इसको आपको समझ आई होगी। और अगर किसी को इसी के यही PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो कमेंट में आप नोट्स लिखें, आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी ईमान अल्लाह।